बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यूनिट 5 चैप्टर 15 है ये। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? हमने 10+1 में पढ़ा था बायोडायवर्सिटी के बारे में कि पूरे अर्थ पर टोटल 1.7 मिलियन टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक है, इसलिए हमने उनको क्लासिफाई कर स्टडी किया। अब इसमें से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जिनकी स्पीशीज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, या उनके कुछ ही मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट हैं जो इस टाइम पे अर्थ पर हैं। अगर वो इतने थोड़े से मेंबर्स भी खत्म हो जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ पर वो स्पीशीज होगी ही नहीं। मतलब वो जो बायोडायवर्सिटी का एक पार्ट है 1.7 मिलियन में से जो कुछ स्पीशीज हैं, जैसे कि इंडिया में से व्हाइट टाइगर जो है वो बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर वो बिल्कुल ही खत्म हो गए तो मतलब व्हाइट टाइगर जो है वो पूरी अर्थ से, हमारे प्लैनेट से खत्म हो जाएंगे। तो इनको किस तरह से बचाया जाए, इनको किस तरह से कंजर्व किया जाए ऐसी स्पीशीज को, इस बारे में है ये चैप्टर। जो वर्ड है बायोडायवर्सिटी, ये वर्ड दिया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म जो है कॉइन की थी, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? इट इज द डाइवर्सिटी और द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो भी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब क्या है? बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पर स्टडी करते हैं। 3 लेवल्स पर इसकी स्टडी होती है। इस हिसाब से ये 3 तरह की हो गई। नंबर 1 जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, नंबर 2 स्पीशीज बायोडायवर्सिटी या स्पीशीज डायवर्सिटी, एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या है कि हमारे अंदर अलग अलग तरह के जीन्स हैं, हम जेनेटिक बेसिस पर एक दूसरे से अलग हैं, हमारी वैरायटी जो है वो जीन्स के बेस पर बनती है। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी मीन्स कि हम अलग अलग तरह की स्पीशीज अलग अलग एरियाज में रहते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है? जो हिमालय वगैरह वाले एरिया हैं, यहाँ पर स्पीशीज बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज सबसे ज्यादा मिलती हैं हमारे एरिया में। तो वो जो एरिया हो गए वो क्या हो गए? स्पीशीज डाइवर्सिटी वाले हो गए, मतलब वहां पर मैक्सिमम अलग अलग तरह की स्पीशीज मिलती हैं। तो किसी एरिया में ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, इस हिसाब से भी हम बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। और थर्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम के लेवल पर। इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का एयर, वाटर, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? वहां का इकोसिस्टम। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजों को मिलाकर, जो मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रह रहे हैं। जैसे अगर हम अबोहर में रह रहे हैं तो हम अबोहर की एयर यूज कर रहे हैं, अबोहर की सॉइल यूज कर रहे हैं, अबोहर का वाटर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर, प्लस हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सब मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक यहाँ पर इकोसिस्टम। जैसे कि एक कुआं है, पॉन्ड है, वो एक इकोसिस्टम है। कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, वो एक इकोसिस्टम है। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलाकर जो बनता है दैट इज एन इकोसिस्टम। तो हमारे अलग अलग इकोसिस्टम के हिसाब से हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फर्दर बीटा एंड अल्फा दो तरह की डाइवर्सिटी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब कि एक ही कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। ठीक है, उनके हैबिटेट हो सकता है एक जैसे हो या एक दूसरे से मिलते जुलते हो। उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका हैबिटेट डिफरेंट है या हैबिटेट चेंज हो गया। पहले जो है वो किसी और एरिया में रहता था, अब किसी और एरिया में रहने लग गया। अब उस एरिया का ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है समुद्र के लेवल से बढ़ गई है।
ये सब चीजें जो है चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी आई है वो क्या है, बीटा डाइवर्सिटी। जैसे हम लोग सभी पंजाब में ही रहते हैं, अबोहर में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो हम क्या है, अल्फा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर। और बीटा मतलब हम लोग हो गए, हिमाचल में रहने वाले एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो हमारे से डिफरेंट है, तो वो क्या होगी, उनके साथ हमारी बीटा बायोडाइवर्सिटी हो गई। इसके अलावा एक और गामा डाइवर्सिटी भी देखी जाती है। गामा मतलब रीजनल, जैसे अब बठिंडा के लोग कुछ डिफरेंट हैं, इधर हमारे जो है जलंधर के अलग हैं, अमृतसर के अलग हैं, तो एक ही हैबिटेट, एक ही जगह पर गामा डाइवर्सिटी भी देखी जा सकती है। तो ये इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजिकल एरियाज के हिसाब से हम डाइवर्सिटी देखते हैं, वो होती है अकॉर्डिंग टू द बायोजियोग्राफिकल एरियाज। हमने पूरी अर्थ को एक जो है इस तरह से स्फीयर मानकर इसके कुछ एरियाज को डिवाइड किया है। जो सेंटर में हमने एक इमेजिनरी लाइन से इसको सोच लिया है कि इक्वेटर है, ठीक है, और इसके इक्वेटर के पास वाले एरियाज, फिर इससे कुछ दूर वाले एरियाज, और ऐसे एरियाज जो यहाँ पोल पर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी अर्थ को बायोजियोग्राफिकल एरिया में हमने डिवाइड किया है। ऐसे ही हमने इंडिया को भी, हमारे इकोसिस्टम को भी अलग अलग तरह से डिवाइड किया है हिमालयस के अकॉर्डिंग। ट्रांस हिमालयस, हिमालयस के ऊपर आसपास का एरिया, प्रॉपर हिमालयस पर, हिमालयस के आसपास और हिमालयस का एरिया। उसके बाद सेमी एरिड एरिया, थोड़ा सा जब हम हिमालय से नीचे आते हैं तो वो वाला एरिया। देन डेक्कन पेनिनसुला, ये एक एरिया है। इंडिया का ही एरिया है जहाँ पर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सभी तरह के एनिमल्स रहेंगे। और हिमालय से हम नीचे आते जाएंगे। उसके बाद आगे गंगा का कोस्ट, यानी कि प्लेन वाले एरियाज जहाँ गंगा के किनारे हैं, वो वाला एरिया। देन कोस्ट, जो समुद्र के किनारे आइलैंड्स वगैरह हैं वो। और फिर आते हैं बिल्कुल ही प्लेन्स जिनके आसपास कोई भी रिवर या कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो है बायोजियोग्राफिकल इंडिया को बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया है, और हर जगह जो डाइवर्सिटी है वो अलग तरह की हमें मिलती है। पूरे इंडिया में बहुत तरह की स्पीशीज जो है हमारे पास, अर्थ में हमने किया 1.7 मिलियन टाइप की स्पीशीज हैं। अर्थ पूरे जो है इंडिया में है, उसकी हालांकि रेशो जो है 1.7 मिलियन की जो निकालेंगे कि इंडिया में कितनी होगी, ऐसी स्पीशीज बहुत कम है इंडिया में। लेकिन फिर भी इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो केयर है, जो उसकी कंजर्वेशन है, उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई तरह के कैटास्ट्रॉफ्स, यानी कि कई तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उन्होंने बार बार आकर जो है इंडिया की सारी स्पीशीज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है? बायोडाइवर्सिटी पैटर्न इन इंडिया, इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न जो है वो है, पहला जो क्राइटेरिया उसके लिए हम लेते हैं दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेते हैं कि हम आर्कटिक रीजन, जो मैंने आपको बताया, अर्थ को अगर हम एक स्फीयर मान लेते हैं तो ये इसके पोल वाला रीजन है। पोल वाला रीजन कहलाता है आर्कटिक रीजन, जहां पर एंटार्क्टिका वगैरह है। अब ये सन है, सन की रेज जहां पर सीधी पहुंचेंगी वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ये तिरछी पहुंचेंगी उतनी वहां पर ठंड ज्यादा होगी। तो ये आर्कटिक वाले रीजन में अगर आप देख सकते हो, दिस इज सन। तो सन रेज बहुत देर से पहुंचती हैं, या पहुंच ही नहीं पाती हैं, इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाती, यहाँ से क्रॉस करके निकल जाती है। तो इस एरिया में हमेशा ही आइस जमी रहती है, बर्फ के पहाड़ होते हैं। यहाँ पर इंसानों का रहना तो नियरली इम्पॉसिबल ही है। एंटार्क्टिका के ऐसे एरियाज जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर -80 से भी अबव चला जाता है, इस टेम्परेचर पर रहना इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे नीचे आते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं टेम्परेट रीजन।
इन टेम्परेट रीजन्स पर रहना हमारे लिए फिर भी पॉसिबल है, और इन टेम्परेट रीजन्स पर क्योंकि सनलाइट जो है वो मीडियम सी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो सन की रेज अर्थ पर किस एंगल से पहुंच रही हैं, दैट इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से भी बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न बदल जाता है। जहां पर धूप अच्छी होगी वहां रेनफॉल भी होगी, पानी भी मिल गया, धूप भी मिल गया, तो प्लांट्स उगेंगे, प्लांट्स होंगे तो उनको कंज्यूम करने के लिए एनिमल्स आएंगे, एनिमल्स होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो इस तरह से वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। इन कंपैरिजन टू उस एरिया में जहां पर बर्फ जमी रहेगी, वहां पर लिमिटेड तरह के प्लांट्स होंगे, तो एनिमल्स भी लिमिटेड ही रहेंगे। तो लैटिट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। लैटिट्यूड मीन सन की रेज अर्थ पर किस एंगल से कितनी अमाउंट में पहुंच रही है, ठीक है। इस हिसाब से भी हम जो है इसको कर सकते हैं डिवाइड। तो ये टेम्परेट एरियाज हो गए जो इक्वेटर पर हैं, दीज आर ट्रॉपिकल एरियाज, और ये जो इक्वेटर और टेम्परेट के बीच में है, दीज आर सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। इन एरियाज में, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक या ट्रॉपिक में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी अमाउंट में पहुंच रही है। यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई भी बर्फ वगैरह नहीं है, जो गर्मी है वो एक मॉडरेट अमाउंट में रहती है सब ट्रॉपिकल में। अमेज़न के जो जंगल हैं अफ्रीका में, वो इसी एरिया के अंदर आ जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच में। वहाँ पर खूब धूप मिलती है, खूब रेनफॉल होती है, इसीलिए ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं जो आज तक हमें पता भी नहीं, जिनके बारे में हम पता लगा चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा और स्पीशीज अभी वहाँ पर मिलनी हमें बाकी है। ऐसी जगह पर इतनी ज्यादा स्पीशीज क्यों है, इसका कारण है देयर आर नो कैटास्ट्रॉफ्स। वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते हैं, इस जगह पर कोई बड़ी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, वहां पर बाढ़ नहीं आती जल्दी से, क्योंकि प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोजन नहीं होने देते। पानी आए भी तो भी सॉइल को जो है वो, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे पेड़ हैं कि वो सॉइल को जकड़े रहते हैं, तो वहाँ पर फ्लड नहीं आती, वहाँ पर कोई भूखमरी नहीं होती, गर्मी नहीं ज़्यादा पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर, भूकंप भी कम आते हैं वहाँ पर, कि एक साथ बहुत सारे लोग मर जाएं ऐसा कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब तो ये भी हो गया था, ऑस्ट्रेलिया में जो है अमेज़न जो फॉरेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनमें तो फॉरेस्ट फायर लग गई थी, तो कैटास्ट्रॉफ अब तो हो ही गए थे। ये पुरानी बुक में ये लिखा है कि कैटास्ट्रॉफ नहीं होते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो ऑस्ट्रेलिया में जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं जो उनके साथ लगते हैं फॉरेस्ट, उन फॉरेस्ट में आग लग गई थी और बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनिमल्स भी, प्लांट्स भी सब खत्म हो गए थे। दूसरा जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या है कि यहाँ पर कोई सीजनल एनवायरनमेंट नहीं है, कि सर्दी का महीना आ गया, गर्मी का महीना आ गया, बारिश का आ गया, लगातार पूरा साल धूप चलती ही रहती है। तीसरा, सोलर एनर्जी की अमाउंट बहुत अबंडेंट है, बहुत अच्छी जो है सनरेज यहाँ पर पहुँचती हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट है दैट इज पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो हर तरह से फेवरेबल है कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ती ही जाए। इस वजह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है पैटर्न, दैट इज ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड क्या हो गया, सन की रेज का एंगल क्या बन रहा है। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हम कितनी हाइट पर है। हाइट मीन्स सी के लेवल से, समुद्र के तल से हम कितनी हाइट पर हैं। अगर हिमालयस हैं तो वहाँ पर धूप अच्छी पड़ेगी, प्लेन्स हैं तो कंपैरेटिवली कम होगी, इसीलिए हिमालयस पर सबसे ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। तो ऑल्टीट्यूड का भी असर होता है ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तीसरी चीज़ जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगी दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज और एरिया रिलेशनशिप मतलब इतने एरिया में इतनी ही स्पीशीज आसानी से एकोमोडेट की जा सकती हैं या रखी जा सकती हैं। तो अगर उससे ज़्यादा आप कर देंगे
तो वो आपका इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे आपके पास एक कमरा है जिसमें 10 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 की जगह वहां पर 25 लोगों को रहने के लिए मजबूर करेंगे तो क्या होगा, सबके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और वो लोग खत्म होने लग जाएंगे। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप मतलब एक एरिया में कितने स्पीशीज हो सकते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट ने इस पूरे जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये देखा था कि साउथ अमेरिका के जो जंगल हैं, साउथ अमेरिका के जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल्स हैं, वहां पर कुछ एरिया में, कुछ रीजन्स के अंदर स्पीशीज की रिचनेस ज्यादा है, यानी कि ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप जंगल के अंदर जाते जाएंगे ये स्पीशीज जो है वो रिचनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, अंदर जाते जाते स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सपोज ये वो फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के, यहाँ से आप शुरू हुए, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं स्पीशीज की रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ती रहेगी, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीशीज रिचनेस जो है वो कम भी होने लगती है। तो इसका उन्होंने पूरा एक रिलेशनशिप जो है वो शो करने के लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाकर हमें शो किया। ग्राफ में क्या था, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया साउथ अमेरिका के जो जंगल थे उनका एरिया, जैसे से हम अंदर जाते जा रहे हैं एरिया में, और एक तरफ जो है उन्होंने एक्सेस दिया फॉर स्पीशीज रिचनेस, कि कितने एरिया आगे जाते जाते स्पीशीज कैसे बढ़ती हैं। तो ये दोनों का जो इन्होंने करा रिलेशन निकाला, तो इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ता जाता है स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती है, लेकिन ये रिचनेस जो है वो एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद इसका बढ़ना जो है वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप जंगल में जितना अंदर जाओगे उतने ज्यादा आपको प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे, एक लिमिट तक मिलेंगे, उसके बाद जो है वो प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज जो है आपको वो हमें कम दिखने लगेंगी। इसी चीज को जो है उन्होंने और थोड़ा सा जो है स्टडी किया और देखा कि ये जो ग्राफ है इट कुड बी अ पैराबोला ऑल्सो। पहले उन्होंने ये सोचा था कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे स्पीशीज की रिचनेस बढ़ेगी, अगर मैं और एरिया अंदर ले जाऊं तो और रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब लीनियर ग्राफ वाला कंसेप्ट उनका गलत हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर इट बिकम्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो रही है, अब रिचनेस नहीं बढ़ रही, एरिया हम अंदर जाते जा रहे हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी अ पैराबोला। पैराबोला की फॉर्म में उन्होंने इसको जो है लिया। इस पीछे जो स्पीशीज जो है इसकी रिचनेस का कारण क्या है, प्रोडक्टिविटी। वहां पर प्लांट्स बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मींस प्रोड्यूसर्स ज्यादा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्लांट्स का नंबर ज्यादा, तो प्लांट्स पर जो प्लांट्स को जो कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात स्टेबिलिटी, एनवायरमेंट स्टेबल है वहां पर, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम से बहुत गर्मी हो रही है, और जो बायोमास है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो लगातार कांस्टेंट है, एक ही रेट पर चल रहा है, इसीलिए वहां पर एनवायरमेंट में भी स्टेबिलिटी देखी जाती है। इकोसिस्टम हेल्थ, वहां का पानी, वहां की सॉइल, वहां का एयर, ऑल आर हेल्दी, उसमें कोई पोल्यूशन जो है वो ज्यादा नहीं है। तो इन कारणों की वजह से जो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट हैं उनमें स्पीशीज रिचनेस एक लेवल तक जाकर बढ़ती है और उसके बाद वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए।